हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास डीजी स्कूल विद आरती में। एक बार पुनः हम आपके सामने सामान्य हिंदी के प्रश्नों के साथ। तो हम अपने इस क्लास में टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको क्लास पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा होती है ऑप्शन ए अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो चलिए आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। जो भाषा से अधिकतर लोग संपर्क करते हैं, मतलब किसी भी राष्ट्र में अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेढ़ चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भिन्न विचार रखना, ऑप्शन बी तुच्छ कार्य, ऑप्शन सी कठिन कार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि डेढ़ चावल खिचड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भिन्न विचार रखना। अलग विचार रखना, कोई कुछ कह रहा है उसके विपरीत जाकर के आप अपनी बातें रखना, वो हमारी क्या होती है? डेढ़ चावल की खिचड़ी कहलाती है ऐसे विचारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी महेंद्र। अक्सर ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम तुरंत आंसर कर देते हैं और नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पर नहीं है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महेंद्र, क्योंकि दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर ये सभी हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अधिक समय से चला आ रहा रिवाज है। जो एक लंबे समय से चला आ रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी रूढ़ी, ऑप्शन सी लोकाचार, ऑप्शन डी सभ्यता। जो बहुत अधिक लंबे समय से चला आ रहा रिवाज होता है वो रूढ़ी बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होता है? रूढ़ियां। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है इन शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी प्रणाम, ऑप्शन डी प्रसाद। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए प्रशंसा, क्योंकि जो हमारा परीक्षा है उस पे बड़ी ई होती है, रा पे परीक्षा। प्रणाम, प्रणाम आपका इस तरीके से लिखा जाता है। और यदि हम बात करें प्रसाद की तो प्रसाद में आपका दंती सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कवि का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि कवि, इसका स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। तो अपना राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवइत्री। ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। ये आपको हर कंपटीशन वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए कि कवइत्री लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी निष्कर्ष, ऑप्शन सी विमर्श, ऑप्शन डी सहर्ष।
तो चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकर्ष। देखिए उत्कर्ष मतलब होता है किसी ऊंचाई तक जाना। अपकर्ष मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई को पा लेना या ऊंचाई की तरफ बढ़ना। और आपका अपकर्ष मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो जो क्षमा ना किया जा सके ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन बी अक्षम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संतोष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी सह। तो अपना राइट आंसर कीजिए। संतोष शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है इसका राइट होगा ऑप्शन बी सम। सम, अगर आपसे पूछा जाए कि यह शब्द संतोष किस संधि के नियम से बना हुआ है, कौन सी संधि प्रयोग हुई है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि है सम प्लस तोष मिलाकर के बनेगा क्या? संतोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अपने अगले क्वेश्चन पे चलिए। उससे पहले यदि आप हमारे क्लास में पहली बार हैं, नए हैं, तो हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आप यदि हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो आगे पुनः फिर वापस से ऐसे ही क्लासेस में आपके लिए लेकर आती रहूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बैठक में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बैठक में प्रत्यय बताना है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आप जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी वाक्यांश और किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है, तो आपको बताना है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। ऑप्शन ए आक, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी उक। तो जिसका राइट आंसर होगा बैठ शब्द में अक प्रत्यय लगता है तो बनता है बैठक। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। आरण्य का पर्यायवाची शब्द है। आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल। अब आपको इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी रसाल, ऑप्शन डी विकट। तो आरण्य का जो पर्यायवाची है इसके लिए आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विपिन। क्वेश्चन नंबर 11। संस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सह प्लस कार, सन प्लस अकार, सम प्लस कार, सम प्लस कार। तो चलिए इसका राइट आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी सम प्लस कार। तो देखिए ये भी हमारे व्यंजन संधि के नियम से बना है। अगर आपसे इसमें व्यंजन संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और सम प्लस कार जब मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? संस्कार। क्वेश्चन नंबर 13। वह पुस्तक से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? आपको बताना है संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो सबसे पहले आप इन कारकों के कारक चिन्हों को जान लीजिए। संबंध में आपके जो कारक चिन्ह है वो है में, पर। और यदि हम बात करें काके की, इसमें और क्या आएगा? का, के, की, रा, रे, री, ये आपके हैं संबंध कारक। उसके बाद कर्म कारक, कर्म कारक में आपका आएगा को। फिर बात करते करण कारक, करण कारक में आएगा से।
और यदि हम बात करें अपादान, तो अपादान में भी आएगा आपका शे, लेकिन किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। तो चलिए आप इसका आंसर कीजिए। वह पुस्तक से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करण कारक, क्योंकि वह किस चीज से पढ़ रहा है? तो पुस्तक से पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, सब लोगों से संबंध रखने वाला के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए सार्वकालिक, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी सार्वदेशिक। तो अपना राइट आंसर कीजिए। सब लोगों से संबंध रखने वाला के लिए जो हमारा एक शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी दुख। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी कवि। कवि आपका तत्सम शब्द है और चिड़िया, जटिल और दुख ये तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास पहले ये जान लीजिए, संख्यावाची शब्द कहलाते हैं द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चौराहा, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी सप्ताह, ऑप्शन डी चतुरानंद। यदि हम बात करें संख्यावाची, तो ये चारों आपके संख्यावाची हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चतुरानंद, क्योंकि चौराहा 4 राहों का समाहार हो रहा है, त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार है, और सप्ताह 7 दिनों का एक समूह है। लेकिन चतुरानंद ये आपके 4 हों आनंद, जिसके ये बहुव्रीहि समास की तरफ इंडिकेट कर रहा है। किसकी तरफ जाएगा? एक विशेष अर्थ देगा, बहुव्रीहि समास। ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आप शब्द सर्वनाम है। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो चलिए अपना आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निजवाचक। निजवाचक में जो शब्द प्रयोग होते हैं आप, स्वयं, ये आपके क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्वर के कितने भेद हैं? आपको बताना है स्वरों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो यदि हम स्वर की बात करें तो इसके जो भेद होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। कौन कौन से? पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। लघु स्वर एक मात्रा का समय, कम समय में, जैसे अ ई उ, ये आपके लघु स्वर है। दीर्घ स्वर आ ई उ, ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, जहाँ पे 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता हो वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। इसमें आपके आते हैं ओएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो सर्वनाम के प्रकार आपके जो हैं वो कितने हैं? ऑप्शन सी 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे आपके निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि ये जो हमारा वाक्य है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो यहाँ पे जो विभीषण शब्द प्रयोग हुआ है इसमें कौन सी संज्ञा है?
अब आपको वाक्य के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। देखिए, यदि यहाँ पे सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात की जाती तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन यहाँ पे कहा गया देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। विभीषण यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक व्यक्ति की नहीं, जो भी विभीषण जैसी क्वालिटी रखता होगा वो सबके लिए ये वाक्य प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस व्यक्ति के जैसे गुणों की बात की जा रही, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।